हेलो दोस्तों, मैं अजीत मौर्य एक बार पुनः जुड़ चुका हूं आपके साथ। और आज का हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल वस्त्र विज्ञान के एक ही महत्वपूर्ण बिंदु रेशों का वर्गीकरण। आज हम लोग रेशों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे और उससे समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देर ना करते हुए हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो रेशों के वर्गीकरण की बात करें तो रेशों को हम लोग दो प्रकार से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला तो होता है, अगर इनके वर्गीकरण को हम करें तो इसका जो दो भाग होता है, लंबाई के आधार पर, और एक आपका होता है स्रोत या प्राप्ति के आधार पर। स्रोत या प्राप्ति के आधार पर वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लंबाई के आधार पर रेशों का वर्गीकरण। तो यदि मैं लंबाई की बात करूं, लंबाई के आधार पर तो हम लोग देखेंगे एक आपका होता है दीर्घाकार, यानी कि जिसकी लंबाई अधिक हो। एक आपका होता है लघु आकार, जिसका लंबाई कम हो। देखिए लंबाई तो दो ही होती है, चाहे कम होगी या अधिक। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दीर्घाकार माने जिसका आकार दीर्घ हो, बड़ा हो, इसी को हम लोग फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट। अब ये जो यहाँ पे मैं फिलामेंट लिख रहा हूँ, इंग्लिश वर्जन है, ये आपसे बार बार पूछा जाता है और बार बार एक कंफ्यूज हम लोग होते हैं कि फिलामेंट किसे कहते हैं। और आपका यहाँ पे एक स्टेपल दो शब्द यूज करता है। यहाँ पर देखेंगे लघु आकार, इसको देखते हैं लघु आकार रेशा या स्टेपल। इसी को इंग्लिश में लिखेंगे STAPLE, स्टेपल यहाँ पे देता है। और यहाँ पे फिलामेंट को इंग्लिश में दे देगा या डायरेक्ट उसका जो है उच्चारण कर देगा फिलामेंट। और यह क्वेश्चन बार बार बना है फिलामेंट को लेकर के और स्टेपल को लेकर के। तो जानिए, जिसका आकार बड़ा होगा, जिसकी लंबाई बड़ी होगी, उसको फिलामेंट कहेंगे, और जिसकी लंबाई कम होगी उसको स्टेपल के नाम से जानते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे दीर्घाकार या फिलामेंट के बारे में। तो इसके अंतर्गत देखें तो यानी इसके अंदर वही आएंगे जो लंबे रेशे होंगे, लंबे रेशे। और जो फिलामेंट होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है फिलामेंट का मापन किस में करते हैं, सेंटीमीटर में, मीटर में, फीट में, इंच में। काफ़ी बार क्वेश्चन बना है आपके फिलामेंट का, यानी कि जो दीर्घाकार आपके रेशे हैं जिनकी लंबाई अधिक है, उनका मापन किस में करते हैं। तो मापन के लिए इसका मापन हम लोग मीटर में करते हैं। किस में करते हैं? मीटर में। मापन इसका मीटर में होता है। इसके अंतर्गत देखिए आपका एक आता रेशम। रेशम जो आपका होता है प्राकृतिक होता है, नेचुरल होता है, नेचुरल। और सारे के सारे इसमें आ जाते हैं सारे कृत्रिम रेशे। यानी कि मात्र आपका जो रेशम है वह फिलामेंट के अंतर्गत आता है, और बाकी सारे के सारे जो आपके कृत्रिम रेशे हैं वो फिलामेंट के अंतर्गत आते हैं। और यह भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, कौन सा ऐसा प्राकृतिक रेशा है जिसका मेजरमेंट हम मीटर में करते हैं या जो फिलामेंट के अंतर्गत आता है। यह क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। और आपका मात्र फिलामेंट के अंदर एक अपवाद स्वरूप ही आपका रेशम है। चलिए अब हम देखेंगे लघु आकार यानी स्टेपल की बात करेंगे। स्टेपल की बात करेंगे, ठीक इसका विपरीत हो जाएगा, क्योंकि यह लंबे रेशे थे, अब यहाँ पर हो जाएगा छोटे रेशे हो जाएगा। अब इनकी जो लंबाई की बात करेंगे, इनका जो मापन होगा, क्योंकि यहाँ पे मीटर में था तो मापन इसका किस में होगा? इंच में होगा। और होगा इंच में। और इसके बाद जो है इसमें आपके जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं, यानी कि जो कि आपके नेचर से प्राप्त हो रहे हैं, प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़ना आपको है?
रेशम को छोड़ देना है। रेशम को छोड़कर बाकी सभी प्राकृतिक रेशे, यानी रेशम को छोड़कर बाकी सभी प्राकृतिक रेशे आपके स्टेपल के अंतर्गत आते हैं और इनका मापन किस में होता है? इंच में होता है। मापन किस में होगा? इंच में होगा। यहीं पर देखिए आपसे बार बार एक क्वेश्चन पूछता है लंबाई को लेकर के, और वह आपका आता है, एक शब्दावली आती है डेनियर। आपसे बार बार डेनियर एक शब्दावली आपको बार बार परीक्षाओं में पूछा है, आपसे बार बार ये क्वेश्चन आपके सामने आता है और हम लोग इसे याद करते हैं। जो डेनियर होता है, यह एक डेनियर में आपके 9000 मीटर लंबाई के रेशे का भार होता है। एक डेनियर बराबर 9000 लंबाई के रेशे का भार। लेकिन जो आपका डेनियर होता है, यह सिर्फ और सिर्फ रेशम एवं मानव निर्मित यानी कि सभी प्राकृतिक रेशे को नहीं लेता है, सिर्फ और सिर्फ रेशम लेता है। और सभी मानव निर्मित जो रेशे होते हैं, मानव निर्मित रेशे को डेनियर प्रणाली में मापा जाता है, यानी कि रेशम को मापेगा और मानव निर्मित यानी कि जितने भी कृत्रिम रेशे हैं जो मानव के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, उनका जो मापन करता है। और उनका मापन जो होता है 9000 मीटर लंबे रेशे का ग्राम में भार ही डेनियर कहलाता है। क्या हमने बोला? 9000 मीटर लंबे रेशे का भार ग्राम में डेनियर कहलाता है, एक डेनियर। और इस डेनियर में जो मापन होता है आपके रेशम का होता है और मानव निर्मित रेशे का होता है। यह आपसे डेनियर शब्द आपसे बार बार पूछा था, इसे हमें ध्यान में रखना होगा। चलिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि फिलामेंट की बात करें, यानी कि जिसकी लंबाई अधिक होती है, तो फिलामेंट का वर्गीकरण हम लोग 2 पार्ट में कर लेते हैं। फिलामेंट का एक में करेंगे एक रेशीय, यानी कि जो लंबाई होती है किसी की एक रेशीय में होती है। मोनोफिलामेंट एक रेशीय मतलब सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही प्रकार के लंबे रेशे पाए जाएंगे, यानी कि जो लंबे रेशे होते हैं विभिन्न प्रकार के नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार के लंबे रेशे पाए जाएंगे एक रेशे में। और यहीं पर देखिए नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, इसका हो जाएगा बहुरेशीय, यानी कि विभिन्न प्रकार के लंबे रेशे। इसमें क्या हो जाएगा? बहुरेशीय नाम ही उसका है, यानी कि विभिन्न प्रकार के लंबे रेशे। अब यहाँ तक तो बात हो गई। यहाँ पे बात जो हमारी हुई वह किसके ऊपर हुई? लंबाई के आधार पर हुई। अब अगर हम इसके दूसरे स्टेप पे, अगर इसके वर्गीकरण के हम दूसरे स्टेप पर चलें, तो आपका जो दूसरा स्टेप आता है वह किस पे आता है? स्रोत के आधार पर। क्या आता है? स्रोत के आधार पर। स्रोत के आधार पर देख लीजिए। अगर हम स्रोत के आधार पर करें, इसका सबसे पहले वर्गीकरण हम लोग कर लेंगे 2 पार्ट में, क्योंकि स्रोत चाहे हमारा प्राकृतिक होगा, चाहे स्रोत हमारा क्या होगा? कृत्रिम होगा। प्राकृतिक होगा और क्या होगा? कृत्रिम होगा। यहाँ पे शायद आपको दिख नहीं रहा है, प्राकृतिक होगा और कृत्रिम होगा। मुख्य रूप से यही आपके 2 ही स्रोत हैं। अगर वहीं पे मैं प्राकृत की बात करूं, तो आपके प्राकृत से हमको वनस्पति रेशे मिलते हैं। प्राकृत से हमको मिल जाएंगे कौन से रेशे? वनस्पति रेशे मिल जाएंगे। और आपके क्या मिलेंगे? जंतु या प्राणी से प्राप्त रेशे। दूसरा आपका मिल जाएगा जंतु प्राणिज रेशे। वनस्पति से रेशे मिलेंगे और हमको मिलेंगे जंतु या प्राणिज रेशे, यानी कि जंतुओं से रेशे। अब अगर देखें हम वनस्पति की बात करें, तो इसका भी वर्गीकरण कई वार्ड में होता है।
वनस्पति से प्राप्त होने वाले रेशे, कुछ हमें जो रेशे मिलते हैं, जो फाइबर मिलते हैं, वो बीज से मिलते हैं, यानी कि बीज की सुरक्षा में इनके चारों तरफ होते हैं। और कुछ आपके जो फाइबर प्राप्त होते हैं हमको तना से वो मिलते हैं। कुछ फाइबर हमको पत्ती से मिलते हैं। आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सारा का सारा पूछा जाता है, पत्ती से मिनरल फाइबर कौन सा है और किससे क्या है। तना से, पत्ती से। अगर हम बीज की बात करें तो हम लोग ये दो चीज़ देखते हैं। इसमें आपका एक आता है कपास, कपास जिससे आप सभी लोग परिचित होंगे कपास से। एक आपका आता है कापोक। क्या आता है? कापोक। कापोक को ही हम लोग साधारण में समझना चाहें तो इसी को कहते हैं सेमल, जो कि आपके गांव में दिख जाएगा। सेमल का बड़ा बड़ा वृक्ष होता है, उस पर से लटकता है। अगर हम कपास की बात करें तो यहीं पर हम जो हमारा क्वेश्चन पूछा जाता है कपास से, तो इसकी आकृति को लेकर पूछा जाता है। अगर हम कपास के रेशे की बात करें, यहाँ से दो प्रकार के क्वेश्चन उठाता है। अगर हम कपास के एक रेशे को हॉरिजॉन्टल काट दें, हॉरिजॉन्टल यानी कि इस तरह से रेशा, इसको हम इस तरह से कट कर दें तो उसकी आकृति किस तरह से दिखाई पड़ती है, उसमें ऐंठन कैसी। एक होता है वर्टिकल, इसको हम जब हम कपास से स्पेशल रूप से चर्चा करेंगे तो वहाँ पर इसकी आकृति के बारे में बात करेंगे। और यहीं पे देख लीजिए, बीज से प्राप्त होने वाले जो आपका सेमल का होता है, बीज होता है, बीज के चारों तरफ रुई से सुरक्षा होती है, इसीलिए इसको बीज के अंतर्गत रखा जाता है, ना कि ये बीज होते हैं। बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को कि जो उसका वर्गीकरण लोग बीज, तना, पत्ती से कर रहे हैं, तो बीज की सुरक्षा में जो रुई होती है यानी कि जिन जिन पौधों में आपके फल लगते हैं, फल में बीज होता है, बीज की सुरक्षा में उसके चारों तरफ जो काटन पाया जाता है उसको बीज के अंतर्गत रखते हैं। तो इस बार जो कापोक आपका लोग नॉर्मल हम लोग सेमर के नाम जानते हैं, सेमल के नाम जानते हैं, इसमें भी वही। लेकिन यहीं से आपका सेमल से एक क्वेश्चन पूछता है कि वह कौन सा आपका प्राकृतिक रेशा है जिससे वस्त्र नहीं बनाए जाते हैं। तो जो हमारा कापोक है, सेमल है, इससे हमारे वस्त्र नहीं बनाए जाते। इसका कारण क्या है? क्योंकि इनके जो रेशे होते हैं इनमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं पाई जाती है, यानी कि फ्री होते हैं। इसमें नॉर्मली सीधे सीधे होते हैं, इसमें ऐंठन नहीं। जब आपके तंतु में, रेशे में ऐंठन नहीं होगी, इनमें मजबूती नहीं होती है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग रस्सी का निर्माण करते हैं, रस्सी बहुत मजबूत होती है, लेकिन रस्सी का निर्माण कैसे होता है? इन्हीं रेशों को हम आपस में ऐंठ करके एक रस्सी का निर्माण करते हैं, जिससे हम बहुत सारे भार को उठा सकते हैं। यानी कि जो हमारी मजबूती मिलती है वो ऐंठन से मिलती है। जब उनको आपस में ऐड देते हैं तो सभी तंतुओं की जो मजबूती होती है एक साथ मिलके हम उसका उपयोग कर सकते हैं। और यही कमी होती है कापोक के, सेमल के काटन में, कि इनमें प्राकृतिक ऐंठन नहीं पाई जाती, इसलिए इनसे जो है वस्त्र का निर्माण नहीं किया जाता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे तना से प्राप्त होने वाले, जो तना से प्राप्त होता है। तना से जो हमको प्राप्त होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे लिनन। आप लोग लिनन को देख के परेशान होते हैं। इसी को हम लोग जो है अलसी, इसी को हम लोग फ्लैक्स सीड बोलते हैं। लिनन दे दे आपको फ्लैक्स दे दे, फ्लैक्स ट्री दे दे, लिनन दे दे। इसी को हम लोग, हमारे यहाँ क्या है, आप लोगों के यहाँ नॉर्मली इसको हम लोग देखते हैं कि इसी को अलसी कहते हैं, अलसी। इसी को तीसी कहते हैं, तीसी। ये सारे एक ही हैं। अलसी का तेल आप लोग देखते हैं कि वहाँ पे गृह सज्जा में पेंट बनाने में तमाम में इसका प्रयोग होता है, अलसी का। और इसी अलसी के, इसी फ्लैक्स के, अलसी के, लिनन के जो पौधा होता है उसके तने से हमारा जो है लिनन का रेशा, लिनन का कपड़ा प्राप्त होता है। अब देखिए दूसरा आपका आता है हेम्प। हेम्प पे एक वृक्ष होता है, हेम्प को ही हम लोग भांग, हेम्प को ही भांग, आप हेम्प कह लीजिए, हेम्प कहिए, आबलिक भांग, इनके हेम्प या भांग के तने से भी आपका रेशा प्राप्त किया जाता है। आपका तीसरा आता है रेमी। आपका चौथा आता है जूट आपसे पूछता, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जूट का उत्पादन करने वाला प्रथम देश, राज्य, इस तरह से क्वेश्चन पूछा, तो आप लोग उसको जरूर ध्यान में रखिए। आपका अगला आता है अबाका।
अबाका। आपका अगला आता है मनीला, मनीला। अगला आपका आता है कोएर, कोएर। देखिए कोएर को लेकर भी बार बार कन्फ्यूजन बनता है। ये तो जो कोएर होता है ये आपके नारियल की छाल से प्राप्त किया जाता है। जो कोएर आपका रेशम धागा होता है, फाइबर होता है, ये किससे प्राप्त किया है? नारियल की छाल से, नारियल की छाल से, नारियल की छाल से कोएर प्राप्त किया जाता है। और आपका अगला आता है सन, यानी कि आपके तने से प्राप्त होने वाले रेशों की संख्या काफ़ी है। चलिए अगला देखते हैं पत्ती से। अब पत्ती से भी आपका दो है। एक आपका होता है पीना, पत्ती से प्राप्त होने वाले जो रेशे हैं उसमें आपका नाम आता है पीना का। जो पीना होता है यह अनानास, अनानास की पत्ती से प्राप्त होता है, अनानास की पत्ती से प्राप्त होता है। लेकिन वहीं पर जो आपका अगला आता है सीसल, सीसल आता है। ये जो सीसल होता है यह एक पेड़ है, यानी कि पेड़ के है, और इसकी पत्ती से प्राप्त होने वाला आपका रेशा है वो आपका क्या है? सीसल। सीसल आपका क्या है? एक पेड़ है और इसकी पेड़ की पत्ती से प्राप्त होने वाला एक रेशा है। और वहीं पे पीना, पीना मतलब अनानास की पत्ती से प्राप्त होने वाला रेशा है। चलिए यहाँ पे तो इतनी बात। हाँ देखिए यहाँ पर एक अपवाद भी है। अपवाद क्या है? कभी कभी जो हमारा कोएर होता है, कोएर जिसको हम लोग कोएर को देखते हैं नारियल की छाल से प्राप्त करते हैं, कभी कभी कोएर को बीज में काउंट करते हैं, अपवाद में। यहाँ पे देखिए छाल में, जबकि यहाँ पे हम लोग तना में इसको काउंट करें कोएर को, लेकिन कभी कभी इसको हम किस में काउंट करते हैं? बीज में काउंट करते हैं, बीज में काउंट करेंगे कभी कभी। और एक आपका जो आपका कभी कभी मनीला यानी कि अबाका को पत्ती में गिनते हैं। आपका अबाका किस में आता है? अबाका भी आपका तना में आता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। और इसको भी कभी कभी किस में काउंट करते हैं? अबाका को पत्ती में। चलिए तो यहाँ पे आपके वनस्पति जगत से प्राप्त होने वाले रेशों की बात हो गई। अब दूसरे स्टेप पे हम चलते हैं जंतु जगत से, यानी कि प्राणिज रेशे। अगर जो भी प्राणिज रेशे होंगे यानी कि उसमें प्रोटीन होगा, और प्रोटीन हमको पता है कि प्रोटीन में हमारा नाइट्रोजन 16% होता है, यानी कि नाइट्रोजन की उपस्थिति जरूर होगी। प्रोटीन के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो वहाँ पे हम लोग कितना देखते हैं? नाइट्रोजन की मात्रा 16% देखते हैं। अब देखिए आपके जंतु जगत से देखेंगे, जंतु जगत से प्राप्त होने वाले रेशों के देखेंगे तो आपका उसमें दो आता है। एक आपका होता है रेशम और एक आपका आता है ऊन। रेशम आता है और ऊन आता है। अब यहीं पे थोड़ा सा देखेंगे। अब रेशम को देखेंगे तो ये आपका जो रेशम होता है, रेशम का एक कीट होता है, कीट। इसका नाम बहुत पूछता है कि वह कौन सा कीट है जिससे हम लोग रेशम को प्राप्त करते हैं। तो इसको हम लोग इसका दो नाम पाते हैं। एक नाम है, क्या नाम है उसका नाम है बाम्बेकस, बाम्बेकस मोरी, उसका नाम है बाम्बेकस मोरी। और जो हमारा ऊन प्राप्त होता है वह आपका भेड़, बकरी, ऊँट, इस प्रकार से, यानी कि ऐसे जानवर जिनके बाल लंबे होते हैं, जिनके बाल लंबे होते हैं, चिकने होते हैं और ज़्यादा गर्मी प्रदान करने वाले होते हैं, इस प्रकार के जीव जंतुओं के बालों को काट कर हम लोग उससे वस्त्र का निर्माण करते हैं, उससे फाइबर का निर्माण करते हैं और उससे कपड़े का निर्माण करते हैं। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? आपका ऊँट आ जाएगा, भेड़ आ जाएगी, बकरी आ जाएगी, इस तरह से अन्य कई सारे जीव आते हैं। चलिए अगला अगर हम देखें तो प्राकृतिक रेशे हम लोग देख लिए। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कृत्रिम रेशे। तो कृत्रिम रेशे यहाँ पे देखते हैं, कृत्रिम रेशे। हाँ देखिए यहाँ पे एक चीज़ छूट रहा है, छूट क्या रहा है, इस तरह थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। आपसे बार बार क्वेश्चन पूछता है हम जंतु जगत से
प्राप्त होने वाले रेशों से एक क्वेश्चन बार बार आपसे पूछता है कि वह तंतु जो जलते समय बाल जलने जैसी गंध देता है, वह तंतु जो जलते समय बाल जलने जैसी गंध देता है। तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा बाल होता है इसमें एक प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन का नाम क्या है? केराटिन प्रोटीन। केराटिन प्रोटीन या केराटिन प्रोटीन हम लोग देखते मिलता है, केराटिन प्रोटीन। और जो हमारे जंतु होते हैं इनके भी बाल में प्रोटीन पाया जाता है। तो बाल जैसी जो गंध होगी इसी प्रोटीन के कारण होती है। तो आपका वह जो प्रोटीन कौन सा है? केराटिन। केराटिन आपको कहीं मिलेगा, आपको कहीं पे केराटिन मिलेगा। ये आपका प्रोटीन किसमें पाया जाता है? बालों में। तो जब इनमें समानता है, हमारे बाल में भी केराटिन प्रोटीन, और जो हमारा ऊन है, ऊन क्योंकि बाल से बन रहा है, इसमें भी केराटिन प्रोटीन। तो इसी समानता के कारण ही जो है इसमें आपका मिलता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से बनता है, आपसे पूछता है कि वह कौन सा ऐसा तंतु है जिसमें सल्फर पाया जाता है। तो सल्फर आपका जो मिलता है वह आपका जो ऊन होता है इसमें आपका सल्फर मिलता है। सल्फर को ही हम लोग गंधक कहते हैं। सल्फर को ही हम लोग गंधक कहते हैं। और हम लोग जब न्यूट्रिशन में देखते हैं तो आपके जो लहसुन प्याज की गंध होती है सल्फर के कारण होती है। और जो सल्फर हमारा होता है त्वचा रोग में बहुत लाभकारी होता है। तो इसको हम लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। और जो हमारा होता है प्रोटीन, क्योंकि आपका केराटिन एक प्रोटीन है, और प्रोटीन में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वह आपकी 15 से 16% होती है। आपका बार बार पूछता है। और जो आपका ऊन होता है इसमें तो हम लोग जान ही लिए, जो आपका मुख्य क्वेश्चन पूछता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन की मात्रा 15% होती है। और एक आपका पूछता है सल्फर की मात्रा 3 से 4% होती है। यह क्वेश्चन आपसे बार बार पूछता है, तो इसे हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए अभी आपको एक दो टर्म हम और बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे में आपके आते हैं खनिज रेशे। कृत्रिम रेशे में आपके आ जाएंगे कौन से? खनिज रेशे। खनिज रेशे आएंगे। खनिज रेशे में हमारा आता है आपका सोना, इससे जो रेशे प्राप्त होते हैं बनाए जाते हैं। आपका दूसरा आ जाएगा चांदी, और आपका तीसरा आ जाएगा एस्बेस्टस। तो आपके 3 प्रकार के कृत्रिम रेशे हैं। इस पे चर्चा हम पुनः नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। लेकिन उससे पहले हम 2-3 टर्मोलॉजी को इसमें समझ लेंगे, जो कि काफ़ी हमारे लिए लाभदायक है, जिसको जानना हमारे लिए अति आवश्यक है। अब देखिए देखिए क्वेश्चन के रूप में देखने का प्रयास करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको सामने प्रोवाइड कर रहे हैं कि रेशे का वह गुण जिसमें रेशों को दबाने के पश्चात छोड़ देने पर वह पुनः अपने पूर्व आयतन को प्राप्त कर लेता है। यानी कि रेशा है, इसको हम ऊपर से प्रेशर लगा करके दाब रहे हैं, वेट है लगा के दाब रहे हैं, और पुनः यहाँ पे हम वेट को हटा ले रहे हैं, तो वह अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर ले रहा है। यानी कि पहले हम उसको, हमारा वेट यहाँ तक था, रेशा यहाँ तक था, और इस पर हमने वेट रखा, वेट रखने जैसे दब गया, और ज्यों ही हम वेट को हटाए तो अपनी पूर्व स्थिति यानी पूर्व आयतन को प्राप्त कर लिया। इस स्थिति को, इस रेशे के इस गुण को किस नाम से जानते हैं? तो यह आपका गुण होता है, क्या होता है? प्रतिस्कंदन के नाम से जानते हैं। आपका यह पूछा हुआ है, एलटी में क्वेश्चन है, प्रतिस्कंदन के नाम से जानते हैं। यानी कि भार हटाने पर पुनः अपने पूर्व आयतन को प्राप्त कर लेना, रेशे का वह गुण जो कि किसी भार पड़ने के कारण अपने आयतन में हुई कमी और पुनः भार हटाने पर अपने पूर्व आयतन को प्राप्त कर लेने का गुण ही प्रतिस्कंदन कहलाता है। यहीं से एक कन्फ्यूजन होता है आप लोगों को। हम लोग देखते हैं, आपसे पूछता है, एक प्रत्यास्थता पूछता है, इलास्टिसिटी पूछता है कि यदि हम किसी रेशे को खींचते हैं, खींचकर उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, लेकिन यदि हम पुनः रेशे को छोड़ दें तो अपनी पूर्व आकृति को प्राप्त कर लेता है। पूर्व आकृति यानी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर, यानी कि यदि कोई रेशा इतना बड़ा, इतना लंबा है और हमने इस पर बल लगाकर इसको हमने इतना फैला दिया, यहाँ तक खींच दिया, अब पुनः जो है धागे की लंबाई इतनी हो गई, पहले इतनी थी, मान लेते पहले 1 मीटर थी, अब जो है 2 मीटर हो गई।
तो जब पुनः हमें यहाँ पे जो हमने बल लगाया है 2 न्यूटन का या कोई भी बल हमने लगा के इसको खींच रखा है, यहाँ से मैं खींच रहा हूँ, पुनः जब हम इस बल को हटा देते हैं तो हम देखते हैं कि पुनः हमारा जो धागा है रिवर्स हो करके कितना हो जाता है, 1 मीटर हो जाता है। तो इस गुण को क्या कहते हैं, तो यही आपका इलास्टिसिटी यानी कि प्रत्यास्थता कहलाती है। प्रत्यास्थता, इसी को इंग्लिश में इलास्टिसिटी कहते हैं। और आपके उसके पूर्व यानी कि पूर्व आयतन को प्राप्त करने की घटना, जो भार लगाने पर उसके आयतन में हुई कमी को पुनः भार हटाने पर पूर्व आयतन को प्राप्त करना, यह आपका प्रतिस्पंदन। और इसके लंबाई में हुई विकृति पुनः जो है बल हटा लेने पर अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त कर लेना, पूर्व लंबाई को प्राप्त कर लेना, यह आपकी प्रत्यास्था। तो इसमें दोनों में बारीक अंतर है, इसे हमें ध्यान में रखना होगा। इसी के साथ हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। चलिए, इसी के साथ धन्यवाद।